हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSO4 सोशियोलॉजी इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, critically examine the approaches of the Western scholars to study Indian society and culture. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इंडियन सोसाइटी और कल्चर को किस तरह समझा और स्टडी किया। साथ ही हमें इन अप्रोचेस के पॉजिटिव पॉइंट्स और उनकी कमियां दोनों एक्सप्लेन करनी है। आंसर में इंडोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और सिविलाइजेशनल अप्रोचेस के साथ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म भी इंक्लूड करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन सोसाइटी और कल्चर ने हमेशा वेस्टर्न स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया है क्योंकि यहाँ की डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम और ट्रेडिशंस अलग है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान कई वेस्टर्न थिंकर्स ने इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश की। उनके मेन अप्रोचेस द इंडोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और सिविलाइजेशनल। इन सब ने वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए, लेकिन इनमें कॉलोनियल और वेस्टर्न बियास भी था। आइए इन अप्रोचेस को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. इंडोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच में स्कॉलर्स ने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट्स और स्क्रिप्चर्स का यूज किया। मैक्स वेबर और लुइस डुमोंट जैसे स्कॉलर्स ने इस तरह का एनालिसिस दिया। वेबर ने रिलीजन और इकोनॉमी के रिलेशन पर काम किया, जबकि डुमोंट ने अपनी किताब होमो हायरार्किकस में कास्ट को प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेस पर समझाया। क्रिटिसिज्म। ये अप्रोच ज्यादा टेक्सचुअल थी, ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करती थी। रिलीजन पर ओवर फोकस था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया गया। इंडियन सोसाइटी को स्टैटिक और अनचेंजिंग दिखाया गया। 2. स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इस अप्रोच पर रेडक्लिफ ब्राउन और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास का इन्फ्लुएंस था। इसका फोकस था समाज के इंस्टीट्यूशंस जैसे कास्ट, फैमिली, किनशिप कैसे मिलकर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। श्रीनिवास के संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्रिटिसिज्म। इसने कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी को इग्नोर किया। समाज को एक आइडियल हार्मनी में दिखाया जो रियल लाइफ में उतनी नहीं थी। हिस्ट्री और इकोनॉमी के लिंक को नजरअंदाज किया गया। 3. सिविलाइजेशनल एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। स्कॉलर्स जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने इंडिया को एक सिविलाइजेशन के रूप में देखा। उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन, एलीट कल्चर और लिटिल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर के बीच के रिलेशन पर फोकस किया। ये अप्रोच इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने में हेल्पफुल थी। क्रिटिसिज्म। रीजनल और इंटरनल वेरिएशंस को अंडरप्ले किया गया। इंडियन कल्चर को टाइमलेस और स्टैटिक समझा गया। 4. पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक और इंडियन स्कॉलर्स का व्यू। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स जैसे AK सारन, योगेंद्र सिंह और आंद्रे बेटे ने वेस्टर्न अप्रोचेस को क्रिटिकली रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इंडिया को आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से देखा और लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझा नहीं। पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स ने इंडिजनाइजेशन का आइडिया दिया, यानी अपने देश की रियलिटीज के बेसिस पर थियरी बनाना। एंड्री बेटे ने इंडियन डाटा और वेस्टर्न थियरी दोनों को कंबाइन करके एक बैलेंस्ड अप्रोच दी। इन स्कॉलर्स ने दिखाया कि कॉलोनियल पावर ने इंडियन सोशियोलॉजी के नॉलेज को कैसे शेप किया था। कंक्लूजन। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इंडियन सोसाइटी के स्टडी में स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल बेस दिया, लेकिन उनके अप्रोचेस में कॉलोनियल बियास भी था। आज के समय में जरूरत है कि हम इंडिजिनस और ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को मिक्स करके इंडियन सोसाइटी को बेटर समझें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the emergence of sociology in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिया में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ। हमें उसका ओरिजिन, ग्रोथ, इंपॉर्टेंट थिंकर्स और इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। साथ ही ये भी बताना है कि इंडियन सोसाइटी के कंडीशंस ने सोशियोलॉजी के विकास को कैसे शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में सोशियोलॉजी का उद्गम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक बदलावों से जुड़ा हुआ है, खासकर ब्रिटिश पीरियड और उसके बाद के टाइम से।
यह सब्जेक्ट इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स थी, जिसे समझने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत थी। वेस्टर्न सोशियोलॉजी ने फाउंडेशन दी, लेकिन इंडियन स्कॉलर्स जैसे जीएस घुरी, एमएन श्रीनिवास और एआर देसाई ने इस सब्जेक्ट को इंडियन रियलिटीज के हिसाब से शेप किया। मेन बॉडी 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस और अर्ली डेवलपमेंट। ब्रिटिश रूल ने इंडियन सोसाइटी में बड़े सोशल और कल्चरल चेंजेस लाए। वेस्टर्न एजुकेशन के आने से सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझने की सोच बनी। अर्ली रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंदा ने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को क्वेश्चन किया और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। 19वीं सेंचुरी के एंड तक इंडियन स्कॉलर्स ने सोसाइटी को सिस्टमैटिकली स्टडी करना शुरू किया, जिससे सोशियोलॉजी का बेस बना। की पॉइंट: ब्रिटिश सेंसस और सर्वेज ने इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को डॉक्यूमेंट किया, जिससे सोशियोलॉजिकल स्टडीज के लिए एक फ्रेमवर्क बना। 2. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। इंडिया का पहला सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में पैट्रिक गेडिस के अंडर स्टार्ट हुआ। इसके बाद लखनऊ, कलकत्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स बने। जीएस घुरियर ने पैट्रिक गेडिस के बाद डिपार्टमेंट संभाला और इंडियन सोशियोलॉजी को आइडेंटिटी दी, खासकर उनके कास्ट और कल्चर पर स्टडीज के जरिए। एग्जाम्पल: उनका बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 इंडियन सोशियोलॉजी का एक माइलस्टोन माना जाता है। 3. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स। जीएस घुरी कास्ट, रेस और कल्चर पर काम किया। एमएन श्रीनिवास संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो कास्ट के अंदर सोशल चेंज को समझाते हैं। एआर देसाई मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, क्लास, पेजेंट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। इरावती कर्वे और आंद्रे बेटे ने किनशिप और इनइक्वालिटी पर इंपॉर्टेंट रिसर्च की। की इनसाइट: इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स ने वेस्टर्न थियरीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके नया मॉडल बनाया। 4. पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ और रिसर्च ट्रेंड्स। इंडिपेंडेंस के बाद सोशियोलॉजी ने इंडियन यूनिवर्सिटीज में तेजी से प्रोग्रेस की। फोकस थियोरेटिकल डिबेट से एम्पिरिकल रिसर्च और अप्लाइड सोशियोलॉजी पर शिफ्ट हुआ। रूरल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, जेंडर स्टडीज और सोशल मूवमेंट्स पर नए रिसर्च हुए। इंस्टीट्यूशंस जैसे टीआईएसएस, आईसीएसएसआर और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने रिसर्च को बढ़ावा दिया। यह सब्जेक्ट पॉलिसी मेकिंग और सोशल इश्यूज समझने के लिए एक पावरफुल टूल बन गया। 5. कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स। आज के टाइम में सोशियोलॉजी के रिसर्च एरियाज और ब्रॉडन हो गए हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, एनवायरनमेंट, माइग्रेशन और कल्चर। वेस्टर्न और इंडियन थियरीज के बीच कंटिन्यूअस डायलॉग चल रहा है, जो सब्जेक्ट को और रिच बनाता है। सोशियोलॉजी अब यूनिवर्सिटीज के बाहर भी यूज हो रहा है। गवर्नमेंट और एनजीओ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी इसका रोल इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन: इंडिया में सोशियोलॉजी का विकास एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा है, जिसमें वेस्टर्न सोच और इंडियन रियलिटीज दोनों का ब्लेंड है। यह सब्जेक्ट इंडिया के सामाजिक स्ट्रक्चर, बदलाव और प्रॉब्लम्स को समझने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। आज भी सोशियोलॉजी इंडिया के डायनामिक सोसाइटी को समझने का एक इंपॉर्टेंट मीडियम है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the trajectory of expansion of sociological teaching and research in the 1950 and 1960. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1950 और 1960 के दौरान इंडिया में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कैसे ग्रो हुआ। हमें टीचिंग डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट्स के कंट्रीब्यूशंस के बारे में लिखना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। 1950 और 1960 का दौरा इंडियन सोशियोलॉजी के लिए फाउंडेशन पीरियड था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक नए सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में था। सोसाइटी को समझने और उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सोशियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया। इस दौरान कई यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स खुले और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने सोशल इश्यूज पर स्टडी शुरू की। गवर्नमेंट ने भी प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए सोशियोलॉजिकल स्टडीज को प्रमोट किया। मेन बॉडी 1. इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन ऑफ सोशियोलॉजी। इस पीरियड में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज में रैपिडली एक्सपैंड हुआ। मुंबई यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले सोशियोलॉजी के कोर्सेज शुरू करने वाले थे।
1950 के दौरान पुणे, पटना और उस्मानिया जैसे यूनिवर्सिटीज ने भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश किए। 1951 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी (ISS) बनी, जिसका रोल एकेडमिक कोलैबोरेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करना था। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जैसे जर्नल्स ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स के रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने का प्लेटफॉर्म दिया। 2. गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नए इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट ने सोशल साइंसेज को डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दी। प्लानिंग कमीशन और बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR) ने लार्ज स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंड किए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) एक मेजर एप्लाइड रिसर्च सेंटर बना। रूरल डेवलपमेंट, कास्ट, अर्बनाइजेशन और पॉवर्टी जैसे टॉपिक्स पर कई गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स हुए। इस सपोर्ट ने सोशियोलॉजी को एक प्रैक्टिकल और पॉलिसी ओरिएंटेड डिसिप्लिन बना दिया। 3. ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस थियरीज एंड मेथडोलॉजीज। 1950-60 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स ने वेस्टर्न थियरीज से अलग अपनी इंडियन अप्रोच डेवलप करनी शुरू की। M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, D.P. मुखर्जी और योगेंद्र सिंह जैसे स्कॉलर्स ने इंडियन सोशियोलॉजी को डिफाइन किया। श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो इंडियन सोशल चेंज को समझाते हैं। A.R. देसाई ने मार्क्सिस्ट व्यू से इंडियन सोसाइटी को एनालाइज किया। फील्ड स्टडीज और एम्पिरिकल रिसर्च के साथ थियरी का कॉम्बिनेशन इंडियन सोशियोलॉजी की स्ट्रेंथ बन गया। 4. एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च एरियाज। इस पीरियड में सोशियोलॉजी के रिसर्च टॉपिक्स काफी डाइवर्स हो गए। शुरुआत में कास्ट और विलेज पर फोकस था, लेकिन बाद में अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी स्टडीज होने लगी। श्रीनिवास की रिमेंबर्ड विलेज और आंद्रे बेटे के विलेज स्टडीज ने फील्ड वर्क बेस्ड सोशियोलॉजी को पॉपुलर किया। सर्वे और डाटा एनालिसिस के यूज ने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक बनाया। 5. रोल ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। 1950 और 1960 में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स ने फॉरेन स्कॉलर्स के साथ काफी कोलैबोरेशन किया। UNESCO, फोर्ड फाउंडेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन प्रोजेक्ट्स को फंड किया। इंडियन स्कॉलर्स ने इंटरनेशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में अपनी रिसर्च प्रेजेंट की। इससे इंडियन सोशियोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली और एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। कंक्लूजन। 1950 और 1960 के दौरान इंडियन सोशियोलॉजी ने अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए। यूनिवर्सिटीज ने टीचिंग और रिसर्च दोनों को एक्सपेंड किया, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया, और स्कॉलर्स ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थियरीज डेवलप की। यह पीरियड इंडियन सोशियोलॉजी के ग्रोथ और आइडेंटिटी के लिए गोल्डन एज माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 4. The ideology of purity and pollution regulates the work, matrimonial and hierarchical relationship among caste groups. Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स कास्ट सिस्टम में किस तरह काम करते हैं। हमें बताना है कि ये आइडियाज वर्क, काम, मैरिज, शादी और हायरार्की, सामाजिक स्थिति को कैसे कंट्रोल करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट इंडियन कास्ट सिस्टम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्सेप्ट्स पर सोशियोलॉजिस्ट लुई डूमोंट ने अपनी बुक होमो हायरार्किकस में डिटेल में लिखा है। उनके हिसाब से इंडियन सोसाइटी एक ऐसे रिचुअल हायरार्की पर बेस्ड है जहां हर कास्ट की अपनी रिचुअल स्टेटस होती है। जो कास्ट ज्यादा पूरे मानी जाती है, उसका सोशल स्टेटस भी ऊपर होता है। यह आइडियोलॉजी लोगों के काम, शादी और डेली इंटरैक्शन को कंट्रोल करती है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। कास्ट सिस्टम में लोगों को रिचुअल स्टेटस के बेस पर डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण्स जैसे अपर कास्ट लोग पूरे माने जाते हैं, जबकि लोअर कास्ट लोग अनप्योर या पोल्यूटेड माने जाते हैं। प्योरिटी को रिलीजियस और मोरल सुपीरियोरिटी का सिंबल माना जाता है। हर रोज के काम, खाना और सोशल कॉन्टैक्ट इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम्पल। ब्राह्मण लोग लोअर कास्ट के कॉन्टेक्ट से बचने की कोशिश करते हैं और अपने फूड हैबिट्स पर कंट्रोल रखते हैं ताकि रिचुअल प्योरिटी बनी रहे। 2. रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कास्ट सिस्टम का मेन पार्ट है, जहां प्योरिटी और पॉल्यूशन का रूल फॉलो होता है। जो काम पोल्यूटिंग माने जाते हैं, जैसे लेदर का काम, क्लीनिंग या डेथ से रिलेटेड, वो लोअर कास्ट को दिए गए। प्योर वर्क जैसे टीचिंग या रिलीजियस ड्यूटी अपर कास्ट के लिए रखे गए। एग्जाम्पल्स।
ब्राह्मण पूजा और रिलीजियस वर्क, क्षत्रिय वर और गवर्नेंस, वैश्य ट्रेड और बिजनेस, शूद्र सर्विस और मैनुअल वर्क, डालेट क्लीनिंग, टैनिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग। थियरी। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें लोअर कास्ट्स अपनी सोशल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए अपर कास्ट के कस्टम्स फॉलो करते हैं। 3. रेगुलेशन ऑफ मैरिज। शादी कास्ट सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एरिया है। ज्यादातर शादियां अपने कास्ट के अंदर होती हैं। एंडोगमी। इंटरकास्ट मैरिज को ट्रेडिशनली माना किया गया है ताकि कास्ट की प्योरिटी बनी रहे। एग्जाम्पल, अगर एक ब्राह्मण किसी लोअर कास्ट लड़की से शादी करता था, टू यूज अपना कास्ट स्टेटस खो देना पड़ता था। ऐसे रिलेशंस को लिनिएज के लिए पोल्यूटेड माना जाता था। मॉडर्न चेंज। आज के टाइम में इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी एंडोगमी ज्यादा कॉमन है। 4. रेगुलेशन ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेस पर हाई कास्ट हायरार्की बनी और मेंटेन होती रही है। हर कास्ट अपनी पोजीशन को नेचुरल या डिवाइन मान लेती थी। फूड शेयर करना, वाटर लेना या साथ खाना, सब कुछ इन्हीं रिचुअल बाउंड्रीज के हिसाब से होता था। एग्जाम्पल, लोअर कास्ट लोग अपर कास्ट के वेल से पानी नहीं भर सकते थे। अलग यूटेंसिल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स मेंटेन किए जाते थे ताकि पोल्यूशन ना हो। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आज कानूनी रूप से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इल्लीगल है, लेकिन कई रूरल एरियाज में सटल फॉर्म में ये प्रैक्टिसेस अभी भी दिखती है। कंक्लूजन। प्योरिटी और पॉल्यूशन का आइडियोलॉजी इंडियन कास्ट सिस्टम का बैकबोन रहा है। यह आइडियोलॉजी ने लोगों के काम, शादी और सोशल स्टेटस सब कुछ डिफाइन किया। आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन ने इन बिलीफ्स को चैलेंज किया है, लेकिन उनका असर अब भी सोसाइटी के माइंडसेट में दिखता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. Change and transformation have been integral parts of the agrarian social structure in India. Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि भारत की कृषि आधारित सामाजिक संरचना में हमेशा बदलाव और परिवर्तन होते रहे हैं। हमें बताना है कि लैंड रिलेशंस, कास्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बदलाव ने किस तरह से रूरल सोसाइटी को कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म किया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है गांवों में लैंड ओनरशिप, खेती और सामाजिक संबंधों का सिस्टम। इंडिया में ये स्ट्रक्चर कास्ट और क्लास दोनों पर आधारित रहा है। समय के साथ इसमें काफी बदलाव आए, जैसे प्राचीन युग के कम्युनिटी फार्मिंग से लेकर ब्रिटिश जमींदारी सिस्टम और फिर इंडिपेंडेंस के बाद के रिफॉर्म्स तक। ये सब दिखाता है कि इंडियन अग्रेरियन सिस्टम हमेशा डायनामिक रहा है, कभी भी एक जैसा नहीं। मेन बॉडी। 1. अग्रेरियन स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक विकास। प्राचीन भारत में राजा के पास जमीन का अधिकार होता था और गांव के लोग मिलकर खेती करते थे। सामाजिक व्यवस्था जाति और पेशे पर आधारित थी। मध्यकालीन युग में जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम ने जमीन पर अधिकार कुछ लोगों तक सीमित कर दिया। ब्रिटिश रूल के दौरान परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी और महलवारी सिस्टम्स ने जमीन के रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया और किसानों को बाजार और लैंडलॉर्ड्स पर निर्भर बना दिया। उदाहरण, बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट 1793 ने जमींदार्स को ज्यादा पावर दी, जिससे पेजेंट एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। 2. स्वतंत्रता के बाद लैंड रिफॉर्म्स और सामाजिक परिवर्तन। 1947 के बाद सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाए, जैसे जमींदारी समाप्ति, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और टेनेंट राइट्स। रिफॉर्म्स पूरी तरह सफल नहीं हुए, पर उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कम किया और एक नई ओनर कल्टिवेटर क्लास बनाए। इससे रूरल क्लास स्ट्रक्चर बदला। अब पहले जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स और लैंडलेस लेबर नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम किसान बने। उदाहरण, बिहार और यूपी में जमींदारी हटाने के बाद किसानों को डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हक मिला। 3. तकनीकी क्रांति और ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-70 ने नए बीज, केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन सिस्टम के जरिए खेती में क्रांति ला दी। लेकिन इससे रीजनल और क्लास इनइक्वालिटी भी बढ़ी, जैसे पंजाब, हरियाणा को फायदा हुआ पर बिहार और ओडिशा पीछे रह गए। मैकेनाइजेशन ने मैनुअल लेबर की जरूरत कम कर दी, जिससे मजदूरों की स्थिति बदली और माइग्रेशन बढ़ा। केस स्टडी। पंजाब में ट्रैक्टर और मशीन्स ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई पर मजदूरों को रोजगार से वंचित कर दिया। 4. ग्लोबलाइजेशन और नए परिवर्तन। 1990 के बाद लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने गांवों को नेशनल और ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया।
आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ गया है। लोग ट्रेडिशनल खेती से हटकर नॉन फार्म जॉब्स और बिजनेस में आ रहे हैं। माइग्रेशन और एजुकेशन ने रूरल लाइफस्टाइल, जेंडर रोल्स और फैमिली सिस्टम को भी बदला। उदाहरण, आप कई किसान एक्सपोर्ट के लिए फ्रूट्स और फ्लावर्स उगते हैं। ये एक नया अग्रेरियन ट्रेंड है। कंक्लूजन, इंडियन अग्रेरियन स्ट्रक्चर कभी भी स्टैटिक नहीं रही। हर युग में इसमें नए बदलाव हुए, कभी कास्ट और लैंड के रिश्ते बदले, कभी टेक्नोलॉजी ने खेती का सिस्टम बदल दिया। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी गांव अपने आप को नए तरीके से बदल रहे हैं। यह कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हाई इंडियन रूरल सोसाइटी की पहचान है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।